तो अमेरिका ईरान युद्ध के अंत कथा का कंक्लूजन, इसका सार एक लाइन में बताना हो तो मैं यही कहूंगी, हॉर्मूज ने ईरान को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर ईरान के पास दुनिया की नस दबाने वाला हॉर्मूज नहीं होता तो अमेरिका यकीन मानिए अब तक ईरान को खत्म कर देता, नेस्त नाबूद कर देता। क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है कि अमेरिकी सेना जिस भी देश में घुसी है वहां बर्बादी के अलावा इसने कुछ नहीं दिया है। वो देश आज तक उठकर अपने बलबूते पर कुछ कर नहीं पाए, आज तक। और बताती हूं कैसे। अमेरिका 2001 में तालिबान और अलकायदा को निपटाने के चक्कर में अफगानिस्तान में घुसा। आज अफगानिस्तान की हालत आप देख लीजिए। अमेरिका 2003 में इराक में घुसा, सद्दाम को मारा। आज इराक की हालत भी आप देख लीजिए। अमेरिका 2014 में सीरिया में घुसा, असद की सत्ता उखाड़ फेंकी और सीरिया के शहरों को कंक्रीट के खंडहर में तब्दील कर दिया। फिर आया 2011, अमेरिका लीबिया में घुसा, गद्दाफी को मारा। आज तक लीबिया जल रहा है। और अभी ताजा ताजा वेनेजुएला में अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की यह दादागिरी दुनिया ने देखी। ईरान में भी अमेरिका, सच बता रही हूं, यही करना चाहता था। वही इराक जैसा हाल, लीबिया जैसा हाल, वेनेजुएला जैसा हाल। लेकिन ट्रंप को 14 शर्तों वाले एमओयू पर साइन करना पड़ा। वो 14 शर्तें पहले बताती हूं, क्यों करना पड़ा बाद में बताऊंगी। पहली शर्त क्या है? अमेरिका और ईरान इस शर्त पर राजी हुए हैं कि वो हर मोर्चे पर युद्ध को खत्म करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। ना कोई युद्ध शुरू करेगा, ना किसी तरह की कोई धमकी देगा। दूसरी शर्त क्या है? दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि वो एक दूसरे से आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी एक दूसरे के नहीं करेंगे। तीसरी शर्त क्या है? ईरान, अमेरिका ने 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौता करने की डेडलाइन तय की है और अगर बात नहीं बनी तो इसको भी वो आगे बढ़ा देंगे। मतलब बड़ा सब्र आ गया है भाई लोगों में। चौथी शर्त, हॉर्मूज पर 30 दिनों के भीतर दोनों तरफ से नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पांचवी शर्त, ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से अगले 60 दिनों तक कोई टैक्स वसूली नहीं करेगा। छठी शर्त, अमेरिका ने इस बात पर हामी भर दी है कि ईरान में जो कुछ नुकसान हुआ उसे फिर से बनाने के लिए अमेरिका और उसके मिडिल ईस्ट के साथी देश जितने भी हैं वो 300 अरब की योजना तैयार करेंगे। सातवीं शर्त क्या है? अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि वो ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध को समाप्त कर देगा। आठवीं शर्त, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू में ईरान ने यह कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा और ना किसी से हासिल करेगा। 400 किलो वाला वो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका भी कोई सोल्यूशन निकालेगा। 9वीं जो शर्त है वो क्या है कि ईरान इस बात पर मान तो गया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अंतिम डील होने तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बदलाव भी नहीं करेगा। अब 10वीं शर्त क्या है? अमेरिका ईरान को तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने के लिए फौरन इजाजत दे देगा। 11वीं शर्त है, अमेरिका ने वादा किया है कि ईरान की जो फ्रोजन संपत्ति है उसे वापस करेगा। अब यह कैसे होगा? यह अगले 60 दिन की बातचीत में तय होगा। 12वीं शर्त क्या है कि समझौते की निगरानी के लिए दोनों एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाएंगे कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। 13वीं शर्त, इसमें कहा गया है कि अंतिम समझौते के लिए बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक एमओयू की ऊपरी शर्त लागू नहीं की जाएगी। हमला ना करना, हॉर्मूज खोलना, तेल निर्यात करना, फ्रोजन फंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होना, यह सब शुरू होने के बाद ही दोनों देश अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे। और 14वीं और अंतिम शर्त क्या है? अगर अमेरिका ईरान अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता कर लेते हैं तो उसे यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वैधता दे दी जाएगी। तो फ्रांस में डील साइन करने के बाद ट्रंप ने मीडिया से चिल्ला चिल्ला कर कहा, डील साइन हो गई। सुनिए अमेरिकन एक्सेंट में। तो कल रात अमेरिका और ईरान के बीच जो डील साइन हुई उसकी जगह और तारीख पहले से तय थी, ये तो नहीं थी।
ये जगह नहीं थी जहां ट्रंप को साइन करना था। तो ट्रंप है, जब मर्जी आई कर देंगे, है ना। कहते नहीं थकते ना, आई एम द बॉस। तो बॉस को लगा कि नहीं भाई 2 दिन का है इंतजार करना, हम तो इधर ही साइन कर लेते। ये डील 2 दिन बाद साइन होनी थी। ट्रंप ने 2 दिन का इंतजार भी नहीं किया। शायद ट्रंप को इस जगह पर डील साइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बढ़िया मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा, और जिनेवा में तो क्या ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है। या ये सोचा कि ज्यादा मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, यहां साइन करूंगा तो माइलेज मिल जाएगा। या फिर क्या पता साथियों ने ये बताया हो कि सर हिस्ट्री बन जाएगी, कर दीजिए यहां पर साइन। 17 जून को फ्रांस में 15 देशों के हेड ऑफ जो स्टेट्स हैं वो वहां पर मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में इस डील को इसलिए साइन किया क्योंकि इतिहास यहां पर पहले भी लिखा गया है, युद्ध को ही लेकर लिखा गया है। यहां युद्ध से जुड़ा एक समझौता पहले भी हुआ था। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में 107 साल पहले युद्ध समझौता हुआ। 1919 में इसी जगह पर प्रथम विश्व युद्ध खत्म करने वाली वर्साई संधि हुई थी। 28 जून 1919 को यानी 1990 को इसी वर्साई पैलेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने वर्साई की संधि पर साइन किए थे, ट्रीटी ऑफ वर्साई। उसी संधि के बाद पहला विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर समाप्त हुआ था। और अब 18 जून 2026 को उसी जगह अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन करने के लिए वर्साई पैलेस को जानबूझकर चुना। अपने समझौते को सीधे इतिहास से जोड़कर यह बताने की कोशिश की कि इस युद्ध में अमेरिका की जीत हुई। लेकिन आप देखिए, पहले विश्व युद्ध में अमेरिका जीते हुए देशों वाले गुट में था, यहां पर ऐसा नहीं है। इस बार ट्रंप को अमेरिका की इज्जत बचाने के लिए यह डील साइन करनी पड़ी है, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था तब क्या कहा था भाई लोगों, क्या कहा था? यह कहा था कि हम ईरान की रिजीम चेंज कर लेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। और कल जो डील साइन की है उसमें क्या है? ट्रंपवा के सुर बदले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को मिसाइल रखने का हक है। देखिए गजब बदल जाते हैं। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. अब irrelevant proportion याद आ रहा है। अरे भैया ये इतनी सी सिंपल सी बात थी तो यह बात बता देते ना आप ईरान को। वहां जाकर बम भी फेंकना है, मिसाइल भी दागनी है, दुनिया को बताना भी है कि हम इनकी साथ पुश्ते याद दिला देंगे, तबाही मचा देंगे। और अब क्या कर रहे हैं? हस्ताक्षर। ट्रंप के सुर बदले हैं और ईरान की बॉडी लैंग्वेज भी बदली है। यह डील हर हाल में यकीन मानिए ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाकाई सीना तान कर कह रहे हैं, क्या सुनिए, कह रहे हैं कि ईरान के टीवी चैनल पर आकर एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम की क्षमता कमजोर करना यानी उसका डाइल्यूशन करना केवल चर्चा का एक विकल्प है, कोई एकमात्र रास्ता नहीं। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी बातचीत पर चर्चा नहीं की जाएगी। ईरान की रक्षा क्षमताओं पर बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की योजना बना रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यह कहकर अमेरिका और इजराइल का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ईरान ने परमाणु शक्तियों वाले 2-2 देशों को युद्ध के मैदान में अकेले देख लिया। यह सच है कि नहीं है? ईरान ने अमेरिका के साथ जो डील साइन की है उसमें ऐसी किसी भी शर्त को शामिल नहीं होने दिया जिसमें ईरान की संप्रभुता, सैन्य क्षमता और हॉर्मुज पर उसकी पकड़ को कमजोर किया जा सके। ऐसा एक भी पॉइंट मैंने 14 आपको पढ़कर सुना दिया है। तो ईरान
वो इसे कहते हैं ना, क्या है वो, अरे वो बाजीगर का कौन सा डायलॉग है? हाँ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये ईरान ने कर दिखाया है, और जो नहीं कर दिखाया वो पाकिस्तान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज आपको दिखा देती हूं। फ्रांस में डील साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस डील का क्रेडिट कैसे खुद लेने लगे ये मैं आपको बताती हूं। शहबाज शरीफ ने लिखे जो खत तुझे किया, और ये गर्व के साथ कहा कि आज अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक इस्लामाबाद एमओयू पर साइन हो गए। इस मेमोरेंडम पर दोनों देशों के सम्मानित राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए, और मध्यस्थ के तौर पर मैंने भी इसे मंजूरी दी है। इस्लामाबाद एमओयू तुरंत लागू हो जाएगा। अरे भाई, तुम होते कौन हो मंजूरी देने वाले? अगर इस डील में तुम्हारी भूमिका इतनी ही अहम थी तो जिस वक्त ये डील साइन हो रही थी किधर थे? वर्साई पैलेस में कहां थे? दरवाजे के पास खड़े थे, दरबान वाली भूमिका में कहां थे? ट्रंप ने तो शहबाज को पूछा तक नहीं। और वैसे भी इस डील में पाकिस्तान का चैप्टर उसी दिन बंद हो गया जिस दिन इस्लामाबाद ने यह डील फेल कर दी। कतर ने इस डील को अंजाम तक पहुंचाया है, कतर ने अहम रोल निभाया है। अमेरिका और ईरान के बीच 70 दिन की कोशिश के बाद डील साइन हुई कतर की वजह से। वो जो सारे फ्रोजन जो अकाउंट्स हैं, पैसा है जो मिलेगा ईरान को, वो कतर की मदद से मिलेगा। पाकिस्तान के पास तो कटोरा है। ये डील ज्यादा दिनों की मेहमान वैसे मैं बता रही हूं आपको दिख नहीं रही है। डील साइन होने के बाद भी इजराइल की सेना जो है वो साउथ लेबनान में बम गोले बरसा रही है। नहीं सुन रही वो ट्रंप की। ट्रंप ने जो डील साइन की है उसमें ईरान ने साफ साफ कहा है कि लेबनान में हमला रुकना चाहिए, तभी ये डील कारगर मानी जाएगी। लेकिन लगता है नेतन्याहू ये डील तोड़वा कर मानेंगे, वो नहीं मानने वाले। क्योंकि जब कोई युद्ध होता है तो उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं, और ज्यादा नुकसान ही होते हैं। हर घड़ी देश ये हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि उसने इस जंग में क्या खोया और क्या पाया। और इसीलिए हिंदुस्तान हमेशा ये कहता है, भारत हमेशा ये कहता है, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम शांति के पक्ष में हैं, अशांति के पक्ष में नहीं है। पाठशाला में युद्ध से हुए फायदे और नुकसान के चैप्टर में सबसे पहले मैं अमेरिका की बात करती हूं। और अमेरिका की बात एक तो, हेलो बोर्ड बाबू, आपको क्या करना है? आपको मैडम की बात सुननी है। और कैसे सुननी है? ऐसे सुननी है, ऐसे चल रहा है। अमेरिका का दावा। रिजीम चेंज, ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ रिजीम चेंज? जोर से। अरे कहाँ हुआ बताओ? रिजीम चेंज मतलब सत्ता परिवर्तन। हुई सत्ता परिवर्तन? नहीं हुई ना, तो फिर नहीं। दूसरा क्या करेंगे? यूरेनियम लाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? यूरेनियम आया? नहीं आया ना? 1 ग्राम भी नहीं आया। 1 ग्राम यूरेनियम नहीं ला पाए। ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ, यूरेनियम लाएंगे नहीं। कितना था? 400 केजी यूरेनियम लाने की बात थी, नहीं आया। फिर कहा तेहरान पर कब्जा करेंगे। तेहरान पर कब्जा हुआ? जल्दी बताइए। तेहरान पर कब्जा नहीं हुआ। क्या दावा था कि 4 दिन में करेंगे। युद्ध कितने दिन चला? 40 दिन। यानी ये भी नीलबटा सन्नाटा। ईरान को घुटने पर लाएंगे,
ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया, आखिर में कुछ नहीं कर पाए। ईरान को मिसाइल नहीं बनाने देंगे। क्या हुआ? मिसाइल का क्या हुआ? अभी हमने आपको सुनाया। ट्रंप क्या कह रहे हैं? सबको मिसाइल रखने का हक है। प्रपोर्शन आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। तेल पर कब्जा हुआ, उल्टा हॉर्मुज तक नहीं खुलवा पाए। नाटो देशों से मदद मांगी, किसी ने साथ नहीं दिया हॉर्मुज पर। तो बताइए, अमेरिका का दावा सही कि झूठ? मैं कहती हूं फेल, पूरी तरह से। और इसीलिए अमेरिका बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान में यह कर देंगे, ईरान में वो कर देंगे। किया क्या? मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर। दूसरी तरफ ईरान को युद्ध से नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वो झुका नहीं। उसके ईरान के शीर्ष नेतृत्व को सच में बड़ा झटका लगा, लेकिन वो झुका नहीं। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई सहित IRGC और रक्षा मंत्रालय के कई प्रमुख अधिकारी मारे गए। ईरान की पारंपरिक नौसेना को डुबो दिया गया। डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। उसे मिला यह कि उसने अमेरिका को अपनी शर्तों पर MOU साइन करवा दिया और दुनिया में अपना कद बढ़ा दिया। हॉर्मुज में टोल वसूलने की छूट हासिल कर दी। हॉर्मुज बंद होने से उसे आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि सप्लाई रुकने से कच्चा तेल समंदर में बहाना पड़ा। लेकिन ईरान सालों से लगे प्रतिबंध में ढील दिलाने में कामयाब रहा। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे बहुत बुरी तरह से नेस्तनाबूद हुए। उसके बंदरगाह, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकाने, स्टील, एल्यूमीनियम संयंत्रों को भारी बमबारी का शिकार होना पड़ा। लेकिन युद्ध के बाद अब जब प्रतिबंध हटाया जाएगा, तो ईरान अपने तेल टैंकर्स में जमा करोड़ों बैरल तेल को खुले तौर पर बेचेगा, मनमानी रकम पर बेचेगा। और दूसरा यह कि उसे पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर दुनिया के नजरिए से देखें तो ईरान अमेरिकी युद्ध का नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा था। ईरान के पास के जो इलाके हैं उसमें दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा केंद्र है, जिससे आपूर्ति ठप हुई और दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगे हुए। विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटाया। हॉर्मुज से विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रास्ता रुकने से जहाज, कंटेनर और कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हुई। युद्ध के दौरान निवेशकों ने जोखिम काम किया। इससे कई बाजारों में गिरावट और अस्थिरता देखी गई। इस युद्ध से दुनिया कैसे प्रभावित हुई, क्या सबक लिया, यह भी जल्दी से आपको बता देते हैं। युद्ध ने कई देशों को यह एहसास करा दिया कि तेल पर ज्यादा डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। ऊर्जा के नए जरिए खोजने ही पड़ेंगे। परमाणु ऊर्जा और सप्लाई के दूसरे ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तेल और गैस महंगे होने से कुछ उत्पादक देशों और ऊर्जा कंपनियों की आय बढ़ी। कई देशों ने महसूस किया कि मध्य पूर्व का कोई बड़ा युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए भविष्य में संकट प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद करती हूं ये चैप्टर एकदम क्लियर होगा। अब इस सवाल भी पूछ सकती हूं, है ना? मार्क्स पूरे हैं देने के लिए भी और आपको लेने के लिए।